जंग जारी है। जंग जमीन को लेकर है। कुछ कह रहे हैं ये जमीन उन लोगों के हुकूक के लिए है जो बेघर हैं। कुछ कह रहे हैं ये जंग दरअसल सियासी जमीन पुख्ता करने की जंग है। बहरहाल जो भी हो, आज असेंबली में काफी हलचल रही और काफी गर्माहट देखने को मिली। जैसा कि वादा था, जैसा कि पीडीपी की चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा था कि हमने वादा लिया है और हमने राज्यसभा इलेक्शन में चुनाव यानी हिमायत करने के बदले, एनसी को हिमायत करने के बदले अपने बिलों की हिमायत असेंबली के अंदर किए जाने की शर्त रखी है। लेकिन ऐसा लगा नहीं, ऐसा आज हुआ नहीं, क्योंकि जिस बिल को, जिस विधेयक को लैंड रेगुलराइजेशन बिल कहा जा रहा है, उस बिल को जब आज पेश किया गया असेंबली के अंदर, वहीदुर रहमान परा ने उस बिल को पेश किया, तो उस बिल की हिमायत में महज 2 वोट पड़े। इससे साफ जाहिर है कि इस बिल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत तो बिल्कुल ही नहीं मिली। आखिर क्यों नहीं मिली बिल की हिमायत, क्या है सबसे बड़ा सवाल। अगर महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि उनसे वादा किया गया था और इसी शर्त की बिना पर पीडीपी ने राज्यसभा चुनाव में एनसी के कैंडिडेट को वोट दिया था, तो क्या महबूबा मुफ्ती के अल्फाज में अगर कहें तो क्या उनके साथ वादा खिलाफी की गई? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेवफाई की? क्या सियासत का चेहरा, क्या सियासत की पहचान यही है, या फिर यह कि उसमें कुछ तर्क है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आज बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जमीन की इस जंग में हर पार्टी इस कोशिश में है कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा जमीन मजबूत की जाए, अवाम की नजर में सियासी ताकत मजबूत बना जाए अवाम की नजर में। तो आज क्या कुछ हुआ और इसके समर्थन में या इसके मुखालफत में किस तरह की आवाज बुलंद हुई, यह आपको बताएंगे। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं विशाल आजम। जिसके पास मकान है उसको भी आप मकान दे दें, जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालें। तो पीडीपी के भूमि अधिकार बिल यानी लैंड रेगुलराइजेशन बिल या हुकूक अराजी बिल को असेंबली में सरकार की हिमायत नहीं मिल पाई। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने बिल को पेश किया, लेकिन बिल की हिमायत में महज 2 वोट ही मिले। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिल की मुखालफत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बिल में मांग की गई है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को उसका मालिकाना हक दिया जाए, जैसा सीएम ने कहा, जो मुमकिन नहीं है। अवैध कब्जे पर मालिकाना हक किसी को नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी बातें और कही गई हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती का जो रिएक्शन था वो काफी अहम था। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, यानी बदकिस्मती की बात है कि जिस बिल का एक जमाने में कभी बीजेपी ने मुखालफत की थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम का वोट हासिल करने के बाद वही काम किया, जैसा महबूबा मुफ्ती का कहना था। उन्होंने बताया इस बिल का एक पोस्ट किया। हम आज इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो है आरएस पठानिया, बीजेपी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन भी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नजीर गुरेजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे तौसीफ शाह, सीनियर पीडीपी लीडर, वो जुड़ चुके हैं बल्कि, और हमारे साथ सुहेल काजमी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले मैं सुहेल काजमी साहब आपसे इस पर एक व्यू लेना चाहता हूँ, एक नॉन पॉलिटिकल व्यू, कि आज क्या कुछ हुआ, क्या इसके पस मंजर में है, क्या आज सतह के ऊपर दिखा? देखिए, जिस तरह का रख रखाव जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से, और जितने भी असेंबली सेशंस आपने देखे, अब ये असेंबली सेशन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सीरियस नोट पे आगे चलेगा, और सीरियस नोट पे चला भी। देखिए, आपने बिल्स जो थे वो 30 के करीब आपने बिल्स जो थी उसकी रेजोल्यूशंस ऑनरेबल स्पीकर को दी। उसमें से 7 शायद बिल थे जिन पे जो एडमिट हुए, और 7 बिलों पे चर्चा शुरू होगी। चर्चा में जो कस्टोडियन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो ऑनरेबल स्पीकर होता है, और वो वोटों के आधार पे बिल की रेजोल्यूशन पे वोटिंग होती है, और जो मैक्सिमम वोट जिस बिल को मिलते हैं वो रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया जाता है। तो उसमें
इफ बट वाई की तो बात ही नहीं है, इफ बट वाई तो होता नहीं है। जो बिल्स रेजोल्यूशंस पास होकर असेंबली में जाती, जो एक लेट प्रोसीजर है असेंबली का, उसमें तेरा या मेरा नहीं होता, उसमें सिंपल एक प्रोसीजर, लॉ प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है, और उस पर ऑनरेबल स्पीकर ने वो बिल रखे जो पीडीपी के वाहिद पारा साहब ने उठाए थे, और उस पर अब क्या वो कितने वोट्स मिले मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन अगर उस पर चर्चा होती है और उस पर वोटिंग होती है, ज्यादा वोट मिलती है, तो वो रेजोल्यूशन को कंसीडर किया जाता है, उस बिल को कंसीडर किया जाता है। और अगर वोटिंग ही नहीं होती है, उसमें वोट नहीं पड़ते, वोट एक पार्टी के लोग नहीं डालते ना, मेंबर सबका हक है उस बिल को, उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के हक में या खिलाफ वोट करने का। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यहां पर यह है सुहेल काज़मी साहब के, आपको मैंने कहा था कि पस मंजर क्या है और क्या हुआ, जो मोटे तौर पर मैंने आपसे के सामने बात रख दी अपने नाज़रीन के सामने कि वहीदुर रहमान पर्रा ने जो बिल पेश किया वो है लैंड रेगुलराइजेशन बिल, जिसे कई तरह का बिल, मतलब एक नाम इसका जो है एंटी बुलडोजर बिल भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें दरअसल उन्होंने जैसा कहा था, पहले बातें सामने आई थी कि ज़मीन का हक मिले जो हकदार है उनको। बहरहाल इस पर और हम पीडीपी के मेहमान से बातचीत करेंगे, लेकिन यह है कि इसमें सिर्फ 2 वोट मिले हैं इस बिल के हक में। मैं अब सीधे जाना चाहता हूं तौसीफ साहब के पास, जो हमारे साथ मौजूद हैं, अभी शामिल हो चुके हैं। तौसीफ साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। आप हमें बताएं क्या हुआ आज असेंबली सेशन से? उम्मीदें रही होंगी पीडीपी को, क्योंकि जो कुछ माजी में हुआ है उसके जवाब में एक उम्मीद थी कि आज शायद हिमायत मिले, लेकिन हुआ क्या? आपको तो बड़ा झटका लग गया आज। देखिए वासिल साहब, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमने जो बिल लेकर आए थे, वो बिल अगर हम देखें तो जैसे हरियाणा और दिल्ली में जितने भी इलेक्शन हुए, वहाँ बीजेपी ने लैंड रेगुलराइजेशन के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमें लैंड ग्रैबर क्यों कह रहे हैं, या यहाँ की आवाम को लैंड ग्रैबर क्यों कह रही है। तो अगर वहाँ बीजेपी लैंड रेगुलराइजेशन पर दिल्ली में, हरियाणा में इलेक्शन लड़ सकती है, यहाँ क्यों नहीं? दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बिल एक्सेप्ट हुई, इन्होंने की होती, तो उसके बाद एक छोटी इसकी कमेटी बनती है, उसमें डिस्कशन में चली जाती, यहाँ पर जो क्लॉज इसमें चेंज करना था या क्लॉज इसमें इंडेक्ट करना था। और दूसरा ये है, ये हमने नहीं बोला, जो ये बोल रहे हैं इसका जो इनके चीफ स्पोक्स पर्सन है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले बयान दिया है, ये वो लोग भी, बाहर वाले जो लोग हैं, ये बाहर वाले लोग आके शायद वो जमीनें भी हमारी रेगुलराइज होंगी। उसमें एक क्लॉज डाला जा सकता था कि जो 2019 से पहले जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट थे, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, अब धारा 370 तो रही नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है नहीं, तो मगर एक क्लॉज डाला जा सकता था कि जो 2019 5 अगस्त से पहले जितने भी स्टेट सब्जेक्ट थे वो ही सिर्फ रेगुलराइज हो गए। दूसरा मुझे बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो लैंडलेस लोगों को और हाउसलेस लोगों को स्कीम के तहत वो उन्हें मकान दे रहे हैं और जमीन दे रहे हैं, तो जो बने बनाए मकान इन गरीबों के हैं, वहां क्यों गिराई की जा रही है? वो रेगुलराइज क्यों नहीं हो रहे? हमने दिल्ली में देखा है, द्वारका में, वहां पर भारत विहार है, वो मेरे ख्याल से नॉट लेस देन 2-2.5 हजार घर वहां रहते हैं, वो सारा लैंड ग्रैबिंग है और वो तक रेगुलराइज हुआ है। यहाँ रेगुलराइजेशन में क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, ठीक है, ये बीजेपी के ही दबाव में आके नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल नहीं मान रही है। बीजेपी के दबाव में आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के इस बिल को, इसकी मुखालफत कर दी। ये एक पीडीपी के हमारे जो पहले से उनका कहना है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर गुरेजी जुड़ चुके, मैं उनके पास सीधे जाना चाहता हूं। नजीर गुरेजी साहब, क्या ये बात सही है? देखिए, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आई थी हाउस में, और उसमें पीडीपी के एमएलए ने ये कहा था कि हमें उस लैंड को जो लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है उसको हम रेगुलराइज करेंगे, और उसमें उसने तर्क दे दिया था कि शेख साहब का लैंड और टेलर का मामला, जिसमें लैंड टेलर का मामला ये था कि काश्तकारों ने काश्तकारी करते थे और उनको बेचारों को उनका हक नहीं मिलता था। जमीन किसी की होती थी, जोता कोई और था और उसका फल कोई और खाता था। तो उसपे शेख साहब ने उन दिनों लैंड टेलर लाया, और उसके तहत शायद पूरे एशिया में ये वाहिद जम्मू कश्मीर था जहां लैंड टेलर हो गया और लोगों को मालिकाना हुकूक मिल गया जमीन का। और उसके बाद यहाँ के लोगों ने में थोड़ा सा वो गरीबी हट गई और लोगों ने अपनी ज़मीनों में मेहनत की और काश्तकारी को छोड़ के उनके ज़मीन का मालिकाना हुकूक मिला।
अब परा साहब जो हैं वो एक बिल लेके आए थे कि हम जो है इनको मालिकाना हकूक देंगे जिन्होंने जी। गवर्नमेंट लैंड या स्टेट लैंड पे कब्जा कर रखा है। हम्म। तो इसका जवाब ये है कि 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो जी। फारूक साहब ने एक कानून बनाने की तजवीज पेश की थी उस पे कि रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें लोगों के पास है प्री मिलिटेंसी से पहले जिन जो लोग जोतते हैं वगैरह हैं तो उनको उनका मालिकाना हुकूक दिया जाएगा और उससे जो पैसा जो एक पैसा आएगा उससे बिजली पैदा की जाएगी क्योंकि जी। यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज है और हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी। तो उस लिहाज से उसको एक बिल के शक्ल में लाने की कोशिश की गई थी। इतने में हुकूमत चली गई और उसके बाद पीडीपी और इनकी हुकूमत आई कांग्रेस की और गुलाम नबी आजाद साहब ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके ठीक है। उन्होंने वो केप हटा दिया कि मिलिटेंसी से पहले हाँ। उन्होंने कहा कि जो वो टिल डेट जब तक वो कानून पास किया गया जिसके पास जो जमीन है उसको रोशनी के तहत मालिकाना हुकूक दिए गए। बदकिस्मती ये हुई उसके बाद 2019 हुआ और 19 में मतलब कुछ लोग हैं जिन जो साल साल से इन जमीनों को जोतते हैं और इसी से गुजारा करते थे। 2019 में कोर्ट में उस एक्ट को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने उसको कालेदम करार दिया और कालेदम कराने की भी जिम्मेदारी थी उन दिनों गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने प्लीड नहीं किया उस केस को जिस तरह से प्लीड करना चाहिए था कोर्ट में और शायद वो भी इस हक में नहीं थे कि ये कानून मनवान जारी रहे। उन्होंने जो हमारे एडवोकेट्स थे उन्होंने वो पूरी तरीके से ब्रीफिंग नहीं दे सके जज साहिबान को कि ये कानून क्यों बनाया गया और इस कानून की क्या जरूरत थी। ठीक है। और उस कानून को नल एंड वाइड कर दिया गया। अब परा साहब कह रहे हैं कि नहीं जी आज तक जो जमीन जिसके पास है उसके मालिकाना हुकूक दिए जाए। मुझे ये बताइए उमर साहब ने जो चीफ मिनिस्टर ने उसने कहा ठीक है यार गरीब के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक कानून मौजूद है कि जो लैंडलेस है उनको हम 5 मरला जमीन देंगे ऑन द बेसिस उसको PMAY के तहत मकान बना के देंगे। वो तो हमारे पास ऑलरेडी कानून मौजूद है। लेकिन अब एक नया कानून लाके जिसने गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा किया है और एक बड़ी बड़ी कोठियां बनाई या होटल्स बनाए हैं या वो चीजें बनाई हैं जिनको जरूरत ही नहीं थी इस जमीन की वो खरीद सकता था जमीन। खरीदने के बजाय उसने गवर्नमेंट जमीन पे कब्जा किया और उस पे वो काबिज रहा और आज हम उसको मालिकाना हुकूक दें। गुलजी साहब देखिए मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। जो पीडीपी के सर महबूब मुफ्ती ने जो पोस्ट किया है उसमें तो उन्होंने ये लिखा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों को हकदार जो हैं जिनको हकूक मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं और एनसी ने वादा किया था उसके बावजूद पीडीपी के बिल को हिमायत नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा ये बात वो ये कह रही है उसमें कि ये बीजेपी के दबाव में एनसी ने ऐसा किया है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्या बोलेंगे महबूबा जी क्या बोलेगी जिसने इस रियासत का तहस नहस कराया बीजेपी वालों को यहाँ हाथ मिला के यहाँ लाया और आज वो ये बयान दे रही है कि ये बीजेपी के दबाव में आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस न किसी के दबाव में आज तक आई है न दबाव में आने वाली है। जब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब फारूक साहब हुकूमत में थे और उन्होंने काफी कोशिश की। जब 2018 ये 2014 में इलेक्शन हुआ उसमें काफी कोशिश की बीजेपी ने हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए लेकिन हम तैयार नहीं हुए। हमने उन दिनों महबूबा जी को सपोर्ट करने का कहा। हमने कहा हम आपको गैर मशरूत सपोर्ट देंगे ताकि बीजेपी को बाहर रखा जाए। तो ये कहना कि हम बीजेपी से डर रहे हैं बीजेपी से डरने वाली कोई बात नहीं है वरना किसी से हम डरते हैं। हम लोगों के नुमाइंदे नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से ग्राउंड से बन के तंजीम आई है लोगों की तंजीम है। ये किसी से नहीं डरती। अगर ये डरती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों से डरती है। ठीक है ठीक है नजीर साहब मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा बीजेपी के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास भी जाना चाहता हूं। वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिस पठानिया साहब मौजूद है। पठानिया साहब असेंबली में जो कुछ हुआ पीडीपी के महबूब मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने पोस्ट किया है वो सीधे तौर पर यह है कि एनसी और बीजेपी में मिलीभगत है और बीजेपी के दबाव में एनसी ने पीडीपी से वादा करने के बावजूद पीडीपी के लैंड रेगुलेशन बिल को समर्थन नहीं दिया। आपका रिस्पांस? जी वैसाल साहब बड़ा साफ और स्पष्ट ये जो विषय आप इस पे याद लेना चाहते हैं लर्नर साथी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी CNC से भी ऑन बोर्ड। मैं आपको साफ बता दूं
एनक्रोचर को जमीन देना ये कोई कानून, कोई भी कानूनी जोरिस्प्रूडेंस से, कोई भी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ये किसी भी हक से जायज नहीं। ये तो एक ओटियोस हो गया कि जिसने कभी जमीन को कोई छेड़ा नहीं या कुछ ऐसी शरारत नहीं की तो उसको, लेकिन जिसने जमीन एनक्रोच कर दी आप उसको गिफ्ट में प्लेट में डाल के दे देंगे। ये कहीं ना कहीं एक सरकार के पास, सरकार अपना एक एसेट खोएगी और कहीं ना कहीं अराजकता को लेजिटिमाइज, एक इरेगुलरिटी को, इलेगिटी को। लेकिन अभी तौसीफ साहब एग्जांपल दिल्ली का दे रहे थे। देखें, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। आपको याद होगा कि जगमोहन जी जब दिल्ली के गवर्नर थे, वो जहांगीरपुरी की डेमोलिशन 10,000 झुग्गियां हटा के और आज वहां पे एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा उनको फ्लैट्स बना के एक सॉफ्ट रेट्स पे डाल के देते। रेगुलराइजेशन कोई नहीं। पठानिया साहब, हाँ, मैं यहाँ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। इनसे ये बताइए कि मेरे बहुत जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली द्वारका में सिर्फ फ्लैट लिया है और उसका सेल डीड नहीं बनी है, उसका उनको सिर्फ कब्जा मिला हुआ है और आप जाके 10 साल के बाद वो रेगुलराइज हुआ है। ये इनको बता दीजिए जरा। ये बोल रहे हैं कि वहां पर जगमोहन जी ने चलाया। मैं जरा रिस्पॉन्ड करूंगा। देखें दैट इज पठानी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, हाँ बोलिए, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, आप ठीक है। लैंड टू टिलर के साथ इसको कनेक्ट करना, फिर शेख अब्दुल्ला साहब की रातों रात आपको याद आना। मैं आपको कृपा करके बता दूं जरा सबके ज्ञान के लिए, लैंड टू टिलर 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया कि जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे, उसका पर्पस ये था कि जो लैंडलॉर्ड कभी आए नहीं थे, जो मौका पे एक मौजूद नहीं थे, तो एक पर्टिकुलर एक एरिया ने उन्होंने एक कानून बनाया। पूरे कंट्री में ये लैंड टू टिलर चला, पूरे देश भर में एक ट्रेंड चला। और यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और मिर्जा अफजल बेग, इन 2 लोगों की क्रिएशन थी, ये भी यहाँ पे लाए। हालांकि उस पर सवालिया निशान भी काफी उठे। सवालिया निशान इसलिए उठे कि एग्रीकल्चरल लैंड तो आपने लैंड टू दी टिलर के हदूद में लाया, लेकिन आपने जो बाग, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा लोगों के पास ऑर्किड्स थे, तो वो बाग में भी तो लोग काम करते थे, बाग को कभी उसके एक सीलिंग लिमिट में कभी लाया नहीं है। पहला कानून था वो बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट था, जिसे खात्मा चकदरी के नाम से भी कहा गया, लेकिन आपने लैंड को उसमें चले अप्लाई। लेकिन लैंड टू टिलर के साथ इसे इक्वेट करना, और इक्वेचर्स को देखें, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रोशनी और ये जो आप कहते हैं एनक्रोचमेंट्स को रेगुलराइज करना। रोशनी थी कि लीज होल्ड राइट्स को फुल ऑनरशिप देना, वो एक पार्ट था, लेकिन एनक्रोचमेंट को कभी, रोशनी भी कभी रेगुलराइज नहीं करता था कानून। तो ऐसी एक, मैंने कहा, एक ऐसा आइडिया, ऐसा लॉजिक जिसकी कानून में, जिसकी आइन में, जिसकी किसी भी प्रेसिडेंट में कभी प्रेसिडेंट ना हो, कभी ऐसा हुआ ना हो। मैंने आपको दिल्ली साइट किया कि 10,000 झुग्गी झोंपड़ी गिरा के वहां पे फोर्चिबल करके उस पर बुलडोजर चला के, और फिर एक डिटेल एक जहांगीरपुरी के नाम से एक वो पूरा का पूरा पैच वहां से निकाल के, और फिर एक नया सियासी मकासद के लिए ऐसा होता रहा है। इसके कई एग्जांपल हैं, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तौसीफ साहब की बात ही कर रहा हूं कि तौसीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, चूंकि पठानिया साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे और टेक्निकल रीजन था। आप कुछ कहना चाहते, कोई सवाल था आपका? जी पूछ लीजिए। जी, पठानिया साहब के लिए मेरा सवाल है कि देखिए पठानिया साहब, जो दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत एरियाज हैं जो दिल्ली का द्वारका एक एरिया है जहां पर मेरे दोस्तों का बिल्कुल उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, मगर फ्लैट पर सिर्फ कब्जा है, और आप जाके 10 साल के बाद वो रेगुलराइज हुआ है। ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो जहांगीरपुरी को बता रहे हैं आप, वो जहांगीरपुरी बहुत पहले हुआ है। वो तब मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जगमोहन वहाँ के गवर्नर या पता नहीं क्या हुआ करते थे वो, मेरे ख्याल से मिनिस्टर वगैरह। तो हम अभी की बात कर रहे हैं कि अगर ये कानून जैसे आपका बीजेपी का जो कहना है, एक वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लॉ, वन कंट्री, ठीक है। सो यहां पर अगर दिल्ली में यह कानून एप्लीकेबल है, अगर दिल्ली में लैंड ग्रैबर्स जो फ्लैट्स बनाते हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, वहां पर फ्लैट 60-70 लाख में बेचे जाते हैं और वो रेगुलराइज होते हैं, क्या वो गरीब है? यहां के लिए आपका डिफरेंट रूल क्यों है? ठीक है, आप जवाब भी सुन लीजिए। जी हाँ, पहले शब्द ही आप लैंड ग्रैबर यूज कर रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग डायरेक्टली एक ऑफेंस है, दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और क्रिमिनल ऑफेंस पे सरकार मेहरबान हो। बड़े अफसोस की बात है कि सस्ती और चीप राजनीति करने की कोशिश की है आपने, और एक जो इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश, यानी दिल्ली की सरकार बड़ी चीप राजनीति कर रही है। मैं सिरे से उसको नकारता हूं, मैं सिरे से उसको डिसमिस करता हूं, और एक बहुत बड़ा लॉस सरकार को हो जाएगा। सरकार की सैकड़ों हजारों कनाल लग जाएगी। और सेकेंडली बहुत बड़ा एक एसेट सरकार को होगी। क्या दिल्ली की सरकार, क्या दिल्ली की बीजेपी सरकार भी चीप पॉलिटिक्स कर रही है? इंटरप्टेड यू ना, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू, प्लीज अलाउ मी टू डू।
इलीगैलिटी को लेजिटिमाइज करना जो अपने आप में बहुत बड़ा एक बैड प्रेसिडेंट सेट करना है। और ये कानून इंट्रोड्यूस करके भी आपने, मेरी बात माइट मत करें, बड़ी विनम्रता से मुझे सम्मान है आपकी पॉलिटिकल पार्टी का, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा, एक व्यू पॉइंट है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने उनका एक बड़ा पुराना एक डायनेस्टिक रूल था, आपने इसको कश्मीर में चैलेंज किया। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, बट ये जो स्टेप आपने किया, दिस इज अ सुसाइडल। आपने अपनी पूरी ग्रेस को पूरे एक ठीक ना है, सिर्फ जम्मू कश्मीर ठीक है, पूरे ठीक देश है। के मैं मुझे थर्ड इंटरवेंशन लेने दीजिए। दिल्ली में क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो भी चीप पॉलिटिक्स कर रही है, क्या वो भी सत्ता से गिर गई है? देखें, बीजेपी का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मैंने कहा इलीगैलिटी को लेके, एनक्रोचमेंट को लेके या ग्रैबिंग को लेके रेगुलराइज करना और बीजेपी उसकी सपोर्ट पे खड़े हो, सवाल नहीं पैदा हो। ठीक है, एक मिनट पार्टी से विरोध करेगी। सुहेल काजमी साहब, मैं आपके पास आ जाता हूं, फिर गुलेरिया साहब से भी रिएक्शन लूंगा। सुहेल काजमी साहब, कुछ बातें यहां पर ये हैं, क्या इस बिल को खारिज किए जाने का एक बड़ी वजह सिर्फ यही है कि तमाम लैंड ग्रैबर्स को हुकूक मिल रहे थे कि जमीन आपकी हो जाएगी, या इसमें वाकई कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको अशद जरूरत है कि जिस जमीन के जिस हिस्से पे वो रह रहे हैं या कुछ अगर खेती वगैरह कर रहे हैं वो उनके लिए है, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो उनको हुकूक मिल जाए चूंकि वहीं के हैं और वहीं की जमीन है, वहीं की पैदाइश है उनकी। सुहेल साहब, देखिए सर, दोनों पॉइंट हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर जो प्रॉब्लम रही है, जितनी भी स्टेट लैंड्स आज तक रेगुलराइज हुई हैं वो पहले लैंड ग्रैब्ड हुई हैं। लैंड ग्रैब्ड होने के बाद वो डिफरेंट क्वार्टर्स में बेची गई हैं, चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, और उसके बाद उनको रेगुलराइज किया गया है, चाहे वो नानक नगर है, प्रीत नगर है, चाहे वो विधाता नगर है, चाहे कुछ और इलाके हैं जम्मू में भी, और इसी तरह कश्मीर में भी हैं। तो पहले लैंड ग्रैबिंग तो है ही है। अब रहा जो गरीब लोग हैं, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, वो कितने परसेंट है, वो ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्कीम है कि 5 मरला का जो हर इंसान को अपना छत, ये पॉलिसी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर मुद्दे जो है वो लैंड ग्रैबिंग के ही हैं, और थोड़ी जमीन नहीं है, लाखों कनालों के हिसाब से ग्रैब्ड हुई हैं, और इनकन्वीनियंस विद द सरकारों के साथ मिलकर बाद में उनको रेगुलाइज करने का एक चलन पहले भी रहा है। नजीर गुलेरिया साहब, एक बात यहां पर ये है, मैं उस तरफ आना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता मीडिया के सामने बात कही थी कि फारूक साहब का मुझे फोन आया था, उनको मुझे वोट, पीडीपी के वोट की हिमायत चाहिए थी। मैंने कह दिया कि राज्यसभा में हम आपको हिमायत करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। और ये मतलब लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम इस बात को जानती है। अब जाहिर सी बात है कि पीडीपी ये कही कि देखिए जी, अवाम के हक में हमने आवाज उठाई थी और एनसी ने हमें धोखा दे दिया, हमारे पीठ पे छुरा भोंक दिया, ये कही जाएगी बात। अब इस सियासी नैरेटिव से नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे लड़ेगी? देखो, हमने कभी सियासत नहीं की है इन चीज़ों पे। जम्मू कश्मीर लोगों के जहाँ पर राइटर्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। महबूबा जी क्या कहती हैं, वो क्या बोलती है, वो एक अलग इशू है। जहां तक सवाल है, आप ये एक फ्लड गेट खुलता उन लोगों के लिए, कल बाहर से भी आके लोग यहाँ जुगी झोपड़ी रातों बरात खड़ा कर देते और सुबह कहते कि जाके भाई हमने इसको रेगुलराइज करो, क्योंकि आपका एक्ट कहता है इसको रेगुलराइज करने के लिए। जैसे पठानिया साहब ने सही कहा कि एक लेबर जो है वो ग्रेब करेगा जमीन को। एक दो गए बेचारे गरीब लोग जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास लॉ पड़ा हुआ है, उस लॉ के तहत 5 मरले मिल रहे हैं। अब असेंबली में ये पोज करना, उनको पता था ये बिल पास नहीं हो जाएगी, उनको पता था ये बिल गलत है, उसके बावजूद बिल लेके आना और लोगों में ये दिखाना कि भाई देखो जी, तुम जो जिनके पास सरकारी लैंड है, हम आपको आपके मालिकाना हुकूक दिलाना चाहते थे। महबूबा जी अगर सेंसियर होती, पीडीपी सेंसियर होती, तो तब जाके लड़ती जब रोशनी एक्ट खत्म किया गया, जिससे काफी लोगों का, बेचारों का, जिस साल से, मतलब मैं कहूंगा 70-80 साल से उन जमीनों को जोतते थे, उन जमीनों पे जिंदगी बसर करते थे, उन्हीं पे सब कुछ उनका गुजारा था। तो उनके हक के लिए अगर वो कोर्ट में जाके लड़ती, तो हम कहते हैं कि भाई ये सही मानों में लोगों के लिए चाहते हैं, लोगों को आराम पहुंचे, हक पहुंचे। ये अब एक कैमरा के लिए या एक लोगों को दिखाने के लिए कि हम जी ये बिल लेके आए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बिल को की मुखालफत की, ये कोई भी दुनिया का कानून नहीं मानता है। अगर आप जाके सरकारी लैंड को ग्रेब करोगे और उसके बाद आपको इसकी राइट्स दे देंगे, नहीं, देखिए मेरी बात खत्म होने दीजिए। जहां सवाल है कि गरीब का, उसके लिए ऑलरेडी है कि डीसी को एथराइज किया गया है कि जिसके पास जमीन है ही नहीं टोटली,
उसको एक तो पीएमएवाई के तहत उसको मकान के लिए पैसा मिलेगा और दूसरा 5 मरले जमीन मिलेगी। अब जो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी चंक सब जमीन पे जाके कब्जा करेंगे और उसके बाद होटल्स बनाएंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, वहां उस बिल को लेके आएंगे कि भाई उनको रेगुलाइज करो, ये नामुमकिन वाली बात है। ठीक है पठान साहब, फाइनल कमेंट, वक्त बहुत कम है जी। ये एक प्रॉब्लम है कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज में, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में खासकर बेशतर नॉन इश्यूज को क्रिएट करना, लोगों को सब्ज बाग दिखाना, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करनी, शैडो बॉक्सिंग करनी, जिनमें सच्चाई कोई नहीं, जिनमें एक लॉजिक कोई नहीं, जिनमें रीजनिंग कोई नहीं। ये हर एक आदमी कश्मीर में जानता है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी जानती है। आज उनका जिस तरीके से एक्सपोजर, मैं वेलकम करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से एक्सपोज ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली इन्हें किया, मुझे लगता है उसके बाद भी ये तो शेमलेसनेस की हद होगी कि आप एक ट्विटर वॉर, एक ये सोशल मीडिया पर एक नया वारफेयर आप इसमें डिक्लेयर करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट। चलिए तौसीफ साहब यहाँ से आगे क्या? पीडीपी अभी पन्ना साहब ने बिल वापस लिया नहीं है, ये तो मुझे जानकारी है। मैं मेरे भाई नजीर कुरैशी साहब को जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जल्दी से, वक्त बहुत कम है। जी नजीर कुरैशी साहब, जो आपने महबूबा मुफ्ती का नाम लिया, शायद आपको चाहिए था कि उमर अब्दुल्ला का नाम ले। जैसे हमने केस नहीं किया वैसे आपने भी कोई केस नहीं किया। सो आप शायद ये दिखाना चाहते हैं कि हम अगर लोगों के सपोर्ट में होते तो हमने केस किया होता। तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी तरफ से कोई पहल नहीं आई, हमारी तरफ से बहुत बयान आए, हमारी तरफ से बहुत डिबेट्स है, मगर ये वो टाइम है गवर्नर रूल का कि जब आपके उमर साहब बिल्कुल चुपचाप लिहाफ ओढ़ के बैठे हुए थे, वो बिल्कुल मीडिया के सामने तक नहीं आते थे। उन्होंने इस चीज पर एक बात भी नहीं की है कि जब रोशनी स्कीम को विड्रॉ किया गया, जबकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने हर स्टेज पर। तौसीफ साहब आगे क्या, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे पीडीपी, क्या करेगी? देखिए बिल तो हमारा दोबारा रेजोल्यूशन तो वी विल ट्राई टू डू इट। ज्यादा से ज्यादा 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल तो नहीं तो 40 साल हो गया, एक साल तो बीत गया। जितने भी वेट करना पड़ेगा, विल वेट। फिलहाल गवर्नमेंट विल काम, ये तो गारंटी है कि जैसे ये काम कर रहे हैं, जो इन्होंने अपने वादों के साथ जो वादा खिलाफी की है इन्होंने, लोग इनको ठीक है, ये अवाम के दरबार में जाएंगे, फिर अवाम के बीच में फैसला होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप अपना कीमती वक्त आपने दिया और बहुत ही खास और असास मौजू पर बातचीत हुई। तो ये है पूरा मामला, आपने तमाम लोगों के बयान सुने हैं, दलीलें सुनी है। अब आगे देखना है कि ये नैरेटिव आगे ग्राउंड पर किस तरह से उतरता है और कैसे इसका सियासी फायदा या नुकसान उठाने की कोशिश होती है। आदाब।